हेलो फ्रेंड्स। बेचारी पूर्णा पंडाइन, चौबाइन, मिसराइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वह सोचती थी कि हाय, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ, किसी के साथ बैठ नहीं सकती। अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती है। अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। यह नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा। मुझ पर न जाने क्या कुमति सवार थी कि सिर में तेल डलवा लिया। यह नुगड़े बाल न होते तो काहे का आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुधि करते करते जब पंडाइन की यह बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मारकर कहा, वह जब भी आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? मैं तो उनका दिया खाती हूँ। उनके सिवाय अब मेरी सुधि लेने वाला कौन है? उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ? और फिर उनके आने में हर्ष ही क्या है? बेचारे सीधे साधे भले मनुष्य है, कुछ नंगे नहीं, शोधे नहीं, फिर उनके आने में क्या हर्ज है? जब वह और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको आहों पर बिठाते हैं। मुझ भिखारीन के दरवाजे पर आवे तो मैं कौन मुंह लेकर उनको भगा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी न होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आ ही पड़ी है, जिसके जी में जो आवे कहे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वह अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वह प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी दूर चली होगी कि रास्ते में सेठानी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली था। यह बेचारी 2 साल से रंडापा भोग रही थी। आयु 16 अथवा 17 से अधिक न होगी। वह अति सुंदरी, नक्शिक से दुरुस्त थी। गाल ऐसा कोमल था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वह गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बाल में तेल था, न आंखों में काजल, न मांग में सिंदूर, न दांतों पर मिस्सी, मगर आंखों में वह चंचलता थी, चाल में वह लचक और होठों पर वह मन भावनी लाली थी कि जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वह मटकती, इधर उधर ताकती, मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंसकर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो जाने बताशे पर पैर धर रही हो। पूर्णा को यह छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूँ कल हमारी डाइन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। जानो, मुझे सताने से अभी तक जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूँ बहन, यह सब ऐसा दुख देती है कि जी चाहता है माहुर खा लो। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि स्वप्न में भी जीवन का सुख न प्राप्त हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बना श्रृंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पर सांप लौटने लगते हैं। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे वो मैं करूं। उस पर रोज उठते जूते, बैठते लात, काजर मत लगाओ, किस्सी मत लगाओ, बाल मत गुथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सिर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पीकर रह गई। और वह तो वो, उसकी बेटियां और दूसरी बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती है। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखता। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था, सबकी सब गहने से लत लत गाती बजाती गई। एक मैं ही अभागिनी घर में पड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रख ले? आखिर हम भी तो आदमी हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग, हंसी चुहल देख अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना न मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। यह कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर आंखें फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सिर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती।
मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुसकर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गया था। हजारों मर्द, स्त्रियां, बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर जय गंगा का शब्द हो रहा था। नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे। रामकली को देखते ही एक पंडे ने कही, इधर सेठानी जी, इधर। पंडा जी महाराज पीतांबर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर जाकर धोती और कमंडल रख दिया। पंडा घूर कर, ये तुम्हारे साथ कौन है? रामकली आंखें मटकाकर बोली, कोई होगी, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? पंडा बोला, जरा नाम सुन के कान खुश कर ले। रामकली बोली, यह मेरी सखी है, इनका नाम पूर्णा है। पंडा हंसकर, ओ हो, कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग्य है कि ऐसे जजमान का दर्शन हुआ। इतने में एक दूसरा पंडा लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लट रखे नशे में चूर, झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे राम भरोसे, आज तेरे चंदन का रंग बहुत चौका है। राम भरोसे, तेरी आंखें काहे को फूटे है? प्रेम की बूटी डाली है, जब जाके ऐसा चोखा रंग भया। पंडा, तेरे भाग्य को धन्य है यह रक्त चंदन। रामकली की तरफ देखकर, तो तूने पहले ही रगड़ा रखा था, परंतु इस मलियागीर पूर्णा की तरफ इशारा करके के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा को यह नोकझोंक समझ समझ कर झेपी जाती थी, मगर रामकली कब चुकने वाली थी। हाथ मटका कर बोली, ऐसे कर्मठियों को थोड़े ही मलयागीर मिला करता है। राम भरोसे पंडा से, अरे बौरे, तो इन बातों का मर्म क्या जाने? दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं। एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई। अब तक वो नहा धोके घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन, नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है। अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं? राम भरोसे, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतार कर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि यकायक बाबू अमृत राय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सिर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ आते दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंबी घूंघट निकाल ली और चाहा कि सीढ़ियों पर लंबाई चौड़ाई नापना था, क्योंकि वह एक जनाना घाट बनवा रहे थे। वह पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज पेंसिल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वह औंधे मुंह गिरे और चोट चपेट आ जाए कि पूर्णा ने झपट कर उनको संभाल लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दाहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वह उसको पहचान गए और बोले, प्यारी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरा आता था। हाय नारायण, जो कहीं वह आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बार बार कहता। मैं भले संयोग से आ गई थी। वह सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बार भी न ताका। जब वह चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन, आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया। आज से तो वह और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा कड़ी निगाहों से देखकर, रामकली, ऐसी बातें न करो, आदमी आदमी के काम आता है। अगर मैं उनको संभाल लिया तो इसमें क्या बात अनोखी हो गई। रामकली, ए लो, तुम तो जरा सी बात पर तुनक गई। पूर्णा, अपनी अपनी रुचि है, मुझको ऐसी बातें नहीं भाती। रामकली, अच्छा, अपराध क्षमा करो, अब सरकार से दिल लगी न करूंगी। चलो तुलसी दल ले चलो। नहीं, अब मैं यहाँ न ठहरूंगी, सूरज माथे पसर आया है। जब तक इधर उधर जी बहले अच्छा है, घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय कुछ नहीं। रामकली बोली। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़ना चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी न रुकी।
आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर चली होगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन, पूजा करने न चलोगी? पूर्णा बोली, नहीं सखी, मुझे बहुत देर हो जाएगी। रामकली बोली, आज तुमको चलना पड़ेगा। तनिक देखो तो कैसे विहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। पूर्णा बोली, तुम जाओ, मैं न जाऊंगी, जी नहीं चाहता। रामकली बोली, चलो चलो, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौट आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी। काठ के पटरों पर सफेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भांति भांति के पान मसालों की खूबसूरत डिबिया, सुगंध की शीशियां, 2-3 हरे हरे गुलदस्ते सजाकर धरे हुए थे। सामने ही 2 बड़े बड़े चौखटेदार आईने लगे हुए थे। पनवाड़ी एक सजीला जवान था। सिर पर 2 पल्ली टोपी चुनकर टेढ़ी दे रखी थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था। गले में सोने की तावीजें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, ओठों पर पान की गहरी लाली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी, पान खाती जाओ। रामकली ने चट सिर से चादर खसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से उड़कर हंसते हुए नैनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया। पनवाड़ी, आओ आओ, यह भी तो प्रसाद ही है। संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है। यह आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? रामकली, यह हमारी सखी है। तंबोली बोला, बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर ठमक गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरक लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ हाथ बढ़ाया। जब वह लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी सखी ले तो दे। रामकली, मुंह बनवाओ, मुंह, पान लेकर लो। सखी, पान खाओ। पूर्णा, मैं न खाऊंगी। रामकली, तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन खाती हूँ। पूर्णा, तुम्हारी आदत होगी, मैं पान नहीं खाती। रामकली, आज मेरी खातिर से खाओ, तुम्हें कसम है। रामकली ने बहुत हट की, मगर पूर्णा ने गिलोरिया न ली। पान न खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहां चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। रामकली बोली, अगर ऐसे दिन कटा जाता तो फिर रोना काहे का था? पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृतराय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में यह प्रश्न किया कि कहीं आज वह गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि पक्का चौड़ा आंगन है, जिसके सामने से एक अंधेरी और संकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सिर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठा है। पेचवान लगा हुआ है। उगालदान, पानदान और नाना प्रकार की सुंदर वस्तुओं से सारा कमरा भूषित हो रहा है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुधर कामिनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सर पर दाए बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने यह रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, यह तो नाचघर सा मालूम होता है, तुम कहीं भूल तो नहीं गई? रामकली मुस्कुराकर बोली, चुप, ऐसा भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। वह बरादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है, हर शुक्र को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इस बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था, गोरा चिट्टा, बालों में कंघी कहे हुई, मुंह पान से भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रवत, कुछ प्रसाद वर्षाद नहीं बनाया? इंद्र,
तुम्हारी खातिर सब हाजिर है, पहले चलकर नाच तो देखो। यह कचनी काश्मीर से बुलाई गई है। महन जी बेढब रिझे है, 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने यह सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना न चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी न बन पड़ता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहने लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू उत्तम कपड़े पहने हुए। सबके सब एक ही में मिले जुले खड़े थे। आपस में बोलियां बोली जाती थी, आंखें मिलाई जाती थी, औरतें मर्दों में। यह मेलजोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाब न हुआ कि भीड़ में घुसे। वह एक कोने में बाहर ही दुबक गई। मगर रामकली अंदर घुसी और वहां कोई आध घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वह निकली तो पसीने में डूबी हुई थी, तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी? अब भी घर चलोगी या नहीं? रामकली मुस्कुराकर बोली, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चल के देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती क्या है, दिल मसोस लेती है। पूर्णा बोली, दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? रामकली बोली, दर्शन करने आती है मेरी बला, यहाँ तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी की। चलो मन आन हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। पूर्णा, क्या है? चरणामृत? रामकली हंसकर बोली, हाँ, चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। पूर्णा, बूटी कैसी? रामकली बोली, इतना भी नहीं जानती हो, बूटी भंग को कहते हैं। पूर्णा, ऐहे तुमने भंग पी ली? रामकली बोली, यही तो प्रसाद है देवी जी का, इसके पीने में क्या हर्ज है, सभी पीते हैं, कहो तो तुमको भी पिलाऊं। पूर्णा बोली, नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बरादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। एक पूर्णा की तरफ घूर कर बोला, अरे यारो, यह तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा बोला, जरा बच के चलो, बचकर। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वह बेचारी बड़े फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देता है। कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाजें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दुपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उनसे पूछा, सेठानी जी ये कौन है? रामकली बोली, यह मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने लाई थी। दूसरा बोला, इन्हें अवश्य लाया करो। ओहो, कैसा खुलता हुआ रंग है। बारे किसी तरह इन आदमियों से छुटकारा हुआ। पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दही का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वह सारे घर ही पर बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता, न किसी के यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या? 2-4 किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी की संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी नहीं चाहता था। कोई ऐसा न था जो बाजार से लाती, मगर वह किताबों का मोल क्या जाने। 2-1 बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर में मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप रही। बेल बूटे बनाना उसको आते नहीं थे कि उसके जी बहलाए हासीना आता था, मगर सिए किसके कपड़े। नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वह हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थी, मगर जब कभी वह कहती कि बाबू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और न कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वह समझे कि मेरा आना इसको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वह अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करता है, मगर नहीं मालूम क्यों वह उनके आने का एक एक दिन गिना करती, और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियों और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव सिंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह चमकने लगता, उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती।
जब तक बाबू साहब रहते उसे अपना घर भरा मालूम होता। वह इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिससे वह प्रसन्न होकर घर को जावे। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वह खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात न कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वह कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाई हुई घूमती, जो बातें हुई थी उनको मन में दोहराती। यह समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंख के खुलते ही बिलाया जाता है। इसी तरह कई मास और बीत गए और आखिर जो बात अमृत राय के मन में थी वो पूरी हो गई। अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बोरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर यह राग पाल रहा है? तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषधि क्या है? जब तू ये जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर यह स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि यह अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए न बुझेगी? मुझसे ऐसा कौन सा गुण है, कहा कि बड़ी सुंदरी हूं, जो तुम प्रेमा प्यारी प्रेमा तो त्यागे देते हो? वह बार बार मुझको बुलाती है। तुम ही बताओ कौन मुंह लेकर उसके पास जाओ? और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे, इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल न आने पावे, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यूं मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वह उनकी राह देखती रही, मगर जब वह अब भी न आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आध घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई। चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मेहरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा है, नहीं मालूम क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वह आज 2-3 नौकरों को साथ लेकर बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सौदा होए तो 2000 का सौदा होए तो हम ही ले आवत है। आज खुद आप गए हैं, भला इतने बड़े आदमी का उस चाहत रहा। बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जौन न हो जाए तउन अचरज नहीं। बिल्लो बूढ़े कहर केसर हिलाने पर हंसती हुई को लौटी। इधर जब से वह आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल होकर कभी भीतर जाती कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही ना आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते ही आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिया, कुर्सी रख दी और चौखट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय बोले, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा लजाते हुए, हाँ आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत राय, मेरे यहाँ कब गई? क्यों, कुछ जरूरत थी? पूर्णा बोली, आपके आने में विलंब हुआ तो मैंने शायद जी अच्छा न हो उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय प्यार से देखकर बोले, बीमारी चाहे कैसी ही हो वह मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। जरा बाजार चला गया था, वहां देर हो गई। यह कहकर उन्होंने एक दफे जोर से पुकारा, सुखई अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था, दूसरे के हाथ में तय किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया गया। बाबू साहब बोले, पूर्णा मुझे पूरी आशा है कि तुम 2-4 मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। यह देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई। यह क्या? यह तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं, और इनको खरीदने के लिए आप बाजार ही गए थे। अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वह मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वह तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा
इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियां अब तक लंगे लंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ से मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियां मंगा लूंगी। उसे यह क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वह स्त्रियों की स्वाभाविक अत्याभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर यह चेत कर कि मेरा इस तरह चीजों का पर गिरना उचित नहीं है, वह अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर यह भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के। मेरे लिए मोटी जोरी साड़ियां चाहिए, महीने पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा। इस पर अमृत राय बोले, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए आप बाजार गए थे? बूढ़ा कहा रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राय दबी जबान से बोले, वह सब कहार मेरे नौकर है, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं। तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो यह सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात न कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक न बैठ सके और 8 बजते बजते वह अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाऊ, एक रूपला पांदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबों, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेल बूटे बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली न समाती थी। बोली, बहू, यह सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा गिरी हुई आवाज में बोली, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं यह चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी। चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेगी। बिल्लो बोली, ताने क्या देगी, कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या जा रहा, कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने मेहरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो है, यही बिल्लो है जो अभी 2 घंटे पहले चौआइन और पढ़ाइन से सम्मति करती थी और मुझे बार बार पहनने उड़ने से बरजा करती थी। यकायक यह क्या खाया पलट हो गई। बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो बोली, मैं यह थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम यह चीजें पहना करो, जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा लजाकर बोली, यह श्रृंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बार प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे, तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वह मेरी तरफ ऐसा ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से वह जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल न होगी। बिल्लो बोली, बहू, उनकी मर्जी ऐसी ही है तो क्या करोगी? इन्हीं चीजों के लिए कल वह बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर है, मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको न पहनोगी तो वह अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा आंखों में आंसू भरकर बोली, बिल्लो, बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वह मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या करूं? तुमसे कहते लज्जा आती है। वह अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। न जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब न दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेटी रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वह किताबें पढ़ना शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। जो जो वह पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरी ही दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा अनजान बनकर बोली, फिर? बिल्लो बोली, आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा ने दबी आवाज से कहा, आज तो मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। नौज,
तुम्हारे बहरी का सर दर्द करे इस बहाने से पीछा न छूटेगा। और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तू जानना, ताना कौन रान देगी। सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव श्रृंगार करना शुरू किया। महीनों से सिर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गुथे गए और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए, तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुधर मालूम हुई थी। वह अपने मुखारविंद को आप देख देखकर कुछ प्रसन्न भी होती थी, कुछ लजाती भी थी और कुछ सोच की करती थी। सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई, जिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वह चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशल आनंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों हरी, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लो ने मुस्कुराकर कहा, घर ही में तो है। अमृत राय बोले, तो आई क्यों नहीं? क्या आज कुछ नाराज है क्या? बिल्लो हंसकर बोली, उनका मन जाने। अमृत राय ने पूछा, जरा जाकर लिवा जाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाओ। यह सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या वह आप ही मनाने आते हैं? पूर्णा बोली, बिल्लो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बिल्लो बोली, बीमारी का बहाना करोगी तो वह डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। पूर्णा बोली, अच्छा कह दो सो रही है। बिल्लो, तो क्या वह जगाने ना आएंगे? पूर्णा, अच्छा बिल्लो तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे जाना न पड़े। बिल्लो बोली, मैं जाकर कह देती हूँ कि वह आपको बुलाती है। पूर्णा को कोई बहाना न मिला। वह उठी और शर्म से सिर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती, लजाती, बल खाती एक गिलोरी दान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने देखा तो अचंभे में आ गए, आंखें चौंधिया गई। 1 मिनट तक तो वह इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़के खिलौने को देखे। मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई बोली, आप कुशल से थे? अमृत राय तिरछी निगाहों से देखकर बोले, अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वह बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, आपने किए का क्या इलाज? अमृत राय बोले, क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर फिर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाई। कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रही। पूर्णा को इस बात की सुधि भी न थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडाइन का डर था न पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? अमृत राय बोले, नहीं पूर्णा, मुझे उधर की उनकी कुछ खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। पूर्णा बोली, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र है। अमृत राय बोले, मित्र भी है और प्रेमा के योग्य भी है। पूर्णा बोली, यह तो मैं न मानूंगी, उनका जोड़ है तो आप ही से है। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। अमृत राय बोले, हाँ कुछ बातचीत हो रही थी। पूर्णा ने पूछा, कब तक होने की आशा है? अमृत राय बोले, देखे अब कब भाग्य जागता है, मैं तो बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। पूर्णा बोली, तो क्या उधर ही से खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। अमृत राय बोले, नहीं पूर्णा, मैं जरा भाग्यहीन हूँ, अभी तक सिवाय बातचीत होने की और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा मुस्कुराकर बोली, मुझे अवश्य न्योता दीजिएगा। अमृत राय बोले, तुम्हारे ही हाथों में तो सब कुछ है, अगर तुम चाहो तो मेरे सिर सेहरा बहुत जल्द बन जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वह न समझ सकी। बोली, मेरी तरफ निश्चिंत रहिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा उठा न रखूंगी। अमृत राय बोले, इन बातों को याद रखना पूर्णा, ऐसा न हो भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाए। यह कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा।
उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही थी कि जरा देर और बैठिए, मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे से उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहाँ से जाओ, मगर आज कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा, यह कहा और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई।